तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इसमें हम लोग कंप्लीट नीट के, एम्स के एंड जेई के भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। और ये वाले पार्ट में मैं फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन को कवर नहीं करूँगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा। इसमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन होगा विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन होगा विदाउट फ्रिक्शन। सारे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है, अराउंड 40-50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से बैठ के देखो, पेन पेपर लेके बैठना। तो स्टार्टिंग में फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फोर्स इज पुश पुल और शेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, इसको पुश, इसको पुल और इसको शेयर फोर्स बोलते हैं। देन उसके बाद अभी कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। तो पहले वेट यहाँ पे क्या हो जाता है अपना mg, और जी की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना रख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये हमेशा सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर। लाइक अगर कॉन्टैक्ट इस तरफ है तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, एंड अगर कुछ इस तरफ है तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा। और अगर कोई सर्कुलर है तो टूवर्ड द सेंटर, अगर कोई सर्कुलर चीज़ है। ठीक है, तो अगर कुछ फिर उसके बाद टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, ये पुल करता है। और याद रखना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक स्ट्रिंग में हमेशा एक ही टेंशन होता है। एंड टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन हमेशा खींचेगा, इतना ध्यान रख लेना। स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। अगर एक हम लोग स्प्रिंग मान ले तो एफ किसके बराबर हो जाएगा के एक्स के। और अगर एक आइडियल स्प्रिंग मान रहे हम लोग, अगर एक आइडियल स्प्रिंग मान रहे तो उसको हम लोग एक स्ट्रिंग जैसा बिहेव करवा सकते हैं। एक आइडियल स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग जैसा बिहेव हम लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे जो के लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोर्स कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी पड़ी है। हाँ, मेरे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें तुम लोग को इसका PDF मिल जाएगा। तो लेक्चर के बाद आके ज़रूर देख लो। पहला फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी बॉडी जब तक इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रहती है अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, सच स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो समीशन ऑफ एफ नेट क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे 3 टाइप के इनर्शिया आ जाते हैं। इनर्शिया क्या हो जाता है बच्चों, तो इनर्शिया यहाँ पे इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देन इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड देन इट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर तुम लोग रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहोगे, मोशन पर हो मोशन पर ही रहोगे, और डायरेक्शन पर हो तो डायरेक्शन पर ही रहोगे। ये हमारे लिए फर्स्ट हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स एक्ट करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड लॉ, एफ हमें प्रोपोर्शनल किसके होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ पे मोमेंटम को क्या लिखेंगे हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इफ m इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट तो f यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मास कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया ना, तो f यहाँ से क्या मिलेगा m dv/dt। तो यहाँ से f क्या मिलेगा ma, यहाँ से फोर्स क्या मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से बच्चों फोर्स क्या मिलेगा हम लोग को मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। फिर थर्ड लॉ, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और ये याद रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं तो कभी कैंसिल आउट नहीं होते, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो फोर्सेस का नेचर रहता है वो भी क्या रहता है सेम। ओके, ये सारी चीज़ों को ध्यान रख लेना कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक ही लाइन में लगते हैं, फोर्सेस का नेचर सेम होता है। इक्विलिब्रियम वाले जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, हम लोग को हर जगह क्या करना है, Fx को 0, Fy को 0 और Fz को 0। एक एग्जांपल के लिए, अगर ये जैसे मान लो कि इधर फोर्स F1 लग रहा है और इधर से फोर्स F2 लग रहा है,
और ये इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है, तो F1 शुड बी इक्वल्स टू F2, ठीक है। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है F नेट शुड इक्वल्स टू जीरो, F नेट शुड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो समीशन ऑफ F क्या आ जाएगा, ma। अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता है, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे mg और ये n यहाँ पे लग रहा है। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट रिलेशन तुम लोग को सिखाता हूँ मैं। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे इस वाले पे टेंशन कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग 2T, ठीक है, 2T होगा। अब ये जो है हमारे पास, इसको ये A बोल देते हैं, और ये A से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, समीशन ऑफ T डॉट A शुड बी इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ T डॉट A इक्वल्स टू जीरो। अगर तुम लोग को फुल कंसेप्ट वाला वीडियो चलेगा तो बोल देना, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले B पे देखो, B पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और जा कितने से रहा है, A से, तो क्या लिखेंगे 2T इंटू A, एंगल जीरो होगा ना, A डॉट, बच्चों A डॉट B क्या होता है, इट इज AB cos थीटा। अब इधर आओ, यहाँ पे इस ब्लॉक को टेंशन तो ऊपर लग रहा है, बट ये जा कहाँ रहा है, नीचे, तो एंगल कितना हुआ 180, cos 180 क्या होता है -1, तो इट इज माइनस, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2A इज इक्वल्स टू A, T कैंसिल हो जाएगा ना, और ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरह इसका यूज कर लेना कंस्ट्रेंट इक्वेशन का। उसके बाद अगर कोई वेलोसिटी वाली चीज़ें हम लोग से पूछी जा रही है, एक ये याद रखो कि अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी अप्रोच मेथड। इधर देखो कि एक तो जो स्ट्रिंग होता है उसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने स्पीड से ये वाला एंड आगे आएगा उतने एंड से ये भी आगे भागेगा, और इनके बीच का जो हमेशा सेपरेशन होगा ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। अब मान लो ये एंगल फाई है, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होने वाला है, इट विल बी VA cos फाई। ये समझा, देखो इस तरह है कि यहाँ पे धागा है और ये ऐसे ऊपर आ रहा है और ये एंगल फाई है, तो इसके तरफ कंपोनेंट क्या होगा, VA cos फाई, ठीक है। अब नीचे वाले पर आओ, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह जा रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे VB cos थीटा। अब जितने रेट से ये धागे को कम कर रहा है उतने रेट से इसको क्या कर देना चाहिए, इसको बढ़ा देना चाहिए। अगर उतने रेट से बढ़ाएगा तो VA cos फाई शुड बी इक्वल्स टू VB cos थीटा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम चाहिए तो मैं एक और डायग्राम दिखा देता हूँ। मान लो कि ये VA है और ये VB है, अगर ये एंगल यहाँ पे फाई है और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, VA cos फाई इज इक्वल्स टू VB cos थीटा, ओके। तो ये भी एक पार्ट को ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लगेगा, ठीक है। वैसा अर्थक्वेक हमारे लिए नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता है, बट उसको हम लोग इनिशियल फ्रेम मान के चलते हैं, ठीक है। फिर ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके उल्टे में तुम लोग को क्या लगा देना है, सूडो फोर्स। उसके उल्टे में क्या लगा देना है तुम लोग को, सूडो फोर्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बस A0 से आगे जा रही है, तुम यहाँ पे खड़े हो, जब बस A0 से आगे जाएगी तो तुम लोग को फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तुम लोग पीछे गिरते हो ना, तब ये क्या हो जाएगा MA0, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सूडो फोर्स। तो जिस तरह हम लोग का पूरा फ्रेम मूव कर रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगा देना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इधर चेक करो कि अब ये जो मैन है, ये जो मैन है, अगर हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो क्या फील होगा कि ये भाई A से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n। तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ a ना, तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, इज इक्वल्स टू ma। एक ये पार्ट हो गया। अब मान लो कि मैं तुम लोग को इधर ही खड़ा कर दिया, यहाँ पे तुम लोग खड़े होकर इसको देख रहे हो, जब तुम इसको देखोगे तो तुम लोग को क्या फील होगा कि इसका A नेट क्या है, 0। अब यहाँ पे क्या इसकी APD बनाओगे वो समझो,
तो नॉन इनिशियल फ्रेम में इसकी एफबीडी क्या बनेगी कि एक तो जो n है वो ऊपर की तरफ अभी भी लगेगा, और नीचे इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये mg प्लस ma, तो यहाँ से n क्या मिलेगा, mg प्लस ma। तुम लोग कोई भी दोनों मेथड से सॉल्व कर लो, फर्स्ट वाले से या सेकेंड वाले से, आंसर बराबर ही आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, तो इसको हम लोग बेसिक एग्जाम्पल से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ये ध्यान रख लेना, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। इधर क्या पीछे की तरफ क्या लगेगा, क्या सूडो फोर्स लगेगा ma, और नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। तो यहाँ से ये जो tan थीटा होगा, tan थीटा विल बी ma बाई mg, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी a बाई जी, क्या आ जाएगा, ये a बाई जी। तो इसको ये पहला क्वेश्चन हमारा रीनीट 2000, इसमें मैं फ्रिक्शन वाले पार्ट नहीं ले रहा, फ्रिक्शन का मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, सब लोग खुद से भी ट्राई कर लेना कि अ ब्लॉक ऑफ 5 kg पुल्ड बाय अ रॉड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करते, इधर इस ब्लॉक को बनाते हैं, इसका ब्लॉक का जो मास है वो 5 है, नाउ दिस एंगल इज 30। ओके, इसमें जब हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा, नीचे की तरफ हमेशा ध्यान रखना इट इज mg sin 30, और इसमें क्या कर रहे हैं, द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन, इसको एक ऊपर t लग रहा है जो कितना है बच्चों, 30 न्यूटन, कितना है ये 30 न्यूटन। ओके, और एक्सेलरेशन पूछा है तो ऊपर की तरफ मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूँ, अगर गलत भी होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 माइनस mg साइन 30 इज इक्वल्स टू ma, तो 30 माइनस कितना होगा ये 50 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू ma, यहाँ से कितना आएगा 5 इज इक्वल्स टू 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था ना, और जिस तरफ एक्सेलरेशन लोगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन लोगे उस फोर्स को ज़्यादा लिखना, और जो पीछे वाला होगा उसको माइनस करना, और इसको किसके इक्वल रखना, ma के। फिर mg, g का वैल्यू 10 और मास 5 है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम लोग को आता है तुम लोग सॉल्व करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो नीट 2024 का, इसमें क्या दिया गया, हाँ, कि a horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown. The block is frictionless है, the force exerted on block A and B। तो इन दोनों की सेपरेट में पहले FBDs बनाते हैं, नहीं तो उसको हम लोग काम करते हैं एक सिस्टम ही मान लेते हैं। अगर एक सिस्टम मानोगे तो ये कितना होगा 5 kg, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा 10 न्यूटन, इस पूरे को सिस्टम मान लो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा F/m, तो F कितना होगा 10 और मास कितना है 5, तो कितना आएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि A क्या इसको B को आगे की तरफ धक्का देगा, अगर B आगे की तरफ धक्का देगा तो B भी इसको कहाँ पुश करेगा, पीछे। अगर मैं B का FBD बनाऊँ तो B में क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N के A की वजह से लगेगा जो उसको आगे की तरफ धक्का देगा, और इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना। ये किसका होगा 3 kg वाले का, जो बी वाला ब्लॉक है। अब नेट फोर्स बताओ बी पे क्या लग रहा है भाई, जा तो किसके वजह से रहा है, एन की वजह से रहा है ना, तो दिस एन शुड बी इक्वल्स टू 3a, तो एन की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 2, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा इसका 6 न्यूटन, यहाँ से कितना आंसर आएगा इसका 6 न्यूटन। समझ गए कैसे करना है, कि पहले पूरे को सिस्टम मान के हमेशा कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, और उसके बाद जो 3 kg वाला ब्लॉक है उस पर काम कर लो। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। होप कर तो समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पर आना, यहाँ पे क्या पूछ रहे तुम लोग से वो देखो। इधर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। तुम लोग से क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, कंसिडर सरफेस टू बी स्मूथ एज शोन। ओके, तो फर्स्ट तो क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ये है कि नहीं एक्सेलरेशन,
तो हम लोग काम करते हैं, पहले इस बॉडीज़ पे हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। इस पूरे को एक ही ब्लॉक मान लो। अगर इस पूरे को एक ही ब्लॉक मानेंगे तो कितने का हो जाएगा, ये 6 kg का होगा। और इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। और इधर से फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 18 न्यूटन। दिस एंगल इज 30, तो नीचे mg sin थीटा भी लगेगा ना। mg sin थीटा कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 60 इंटू 1/2, दैट इज 30। तो और इसका अभी के लिए हम लोग एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लेते हैं a। तो यहाँ से क्या आएगा, 60 माइनस 18 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 6a। तो 60 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 6a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से तो a मिल गया। अब हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं इस तरह स्प्लिट करूंगा। अब ढंग से देखना ये वाले पार्ट को। यहाँ पे मैं 3 और 2 को एक सिस्टम मान लूंगा। अगर 3 और 2 को हम लोग एक सिस्टम मानेंगे तो वो कितने का होगा, वो हो जाएगा 5 kg का। और दूसरा मैं एक सिस्टम मानूंगा किसके लिए, 1 kg के लिए। ओके, अब तुम लोग को सारा काम किस पे करना है, 1 kg वाले पे। 2 kg क्या करेगा, 1 को आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा और F2 नीचे लग रहा है इसका। तो 1 kg पे बात करते हैं। अब 1 kg पे बात करते हैं तो क्या होगा, ये रहा 1 kg, इसको n इधर लग रहा है, इसको 60 नहीं लगेगा, एक n लगेगा बिकॉज ऑफ 2 kg। और इधर कितना लग रहा है इसको, 18। नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या होगा बच्चों, mg sin थीटा। और ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, a। समझ गया ना। जल्दी एक बार देखो कि 2 kg को ऊपर की तरफ धक्का देगा, F2 नीचे लग रहा है और mg sin थीटा भी कहाँ लग रहा है, नीचे। अगर मैंने a ऊपर माना है तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, n माइनस 18 माइनस mg sin थीटा कितना होगा, 5। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू a, दैट इज 2। तो n माइनस ये कितना होगा, 23 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 न्यूटन। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, 25 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर होगा कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 न्यूटन। क्लियर होगा सब लोग को। पहले मैंने वही एक्सेलरेशन निकाला है, उसके बाद 1 पे नॉर्मल रिएक्शन लिखा और फिर यहाँ पे देखा कि 80 नीचे लग रहा है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है और फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द रिस्टोरिंग फोर्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। समझते हैं। अब अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, उससे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया, जब वो नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसा समझते हैं कि अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो इधर समझो कि x तो अंदर की तरफ है और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगी, बाहर की तरफ लगाएगी। जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। क्या डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस kx। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस kx एंड दिस इज y इक्वल्स टू माइनस mx। इसका बच्चों ग्राफ क्या होगा वो समझते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज, स्लोप नेगेटिव मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो ये लाइन कुछ इस तरह होगी, ये लाइन कुछ इस तरह होने वाली। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, लास्ट आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी बहुत बच्चों को ये सब चीज़ें पता होती है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इन सब में। चलो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ g। अब ये याद रखेंगे यहाँ पे ए नेट का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नेट अपॉन में टोटल मास, एफ नेट समझो। नीचे की तरफ इधर 60, इधर 6g लगेगा और इधर क्या लगेगा, 4g। क्या लगेगा, 4g। मान लेते हैं इसका a इधर है और यहाँ पे a ऊपर है। ये तो
6g तो सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि ए के अलॉन्ग है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 6g माइनस कितना होगा ये 4g अपॉन में टोटल मास कितना होगा ये 10 अपॉन में 10। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा हम लोग को 2g/10। तो कितना आएगा ये g/5। कितना आंसर आ जाएगा ये g/5। समझ गए होंगे एफ नेट कैसे निकाला है। ठीक है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, इधर 6 kg मान लो, इधर 4 kg मान लो, आगे की तरफ 6g लगेगा, पीछे की तरफ 4g लगेगा, फिर भी सबट्रैक्ट करके देख सकते हो। क्लियर है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला 2018 में पूछा था नीट में, और 2018 का भी पेपर अच्छा था। अब यहाँ पे क्या दिया गया है वो समझते हैं। ठीक है, इधर एक एम ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, और इधर से हम लोग से क्या द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। तो बच्चों इधर देखो अभी ढंग से, इस ब्लॉक की जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे, यहाँ पे बाजू में दिखा रहा हूँ, ये एंगल थीटा है और ये मास एम है। तो क्या होगा इधर समझते हैं। पहले एक तो नॉर्मल रिएक्शन एन आगे की तरफ लगेगा। तुम लोग ऐसा मान लो कि हम लोग अगर यहाँ पे बैठ जाए तो मुझे ब्लॉक कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। मुझे वही चाहिए ना कि स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इस वाले पे क्या होगा, क्या इधर की तरफ एम ए लगेगा, हाँ एक्सेलरेशन ना, तो उसको सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। फिर नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एम जी। नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एम जी। ओके सर, यहाँ तक भी ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब इधर थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एम जी के लिए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। क्या होगा, एम जी साइन थीटा। और एम ए के लिए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम ए कॉस थीटा। क्या होगा ये, एम ए कॉस थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है तो एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एम और एम कैंसिल, तो ए यहाँ से क्या आएगा, जी टैन थीटा। क्या आएगा यहाँ से आंसर, जी टैन थीटा। ये तुम लोगों को भी मैं बताया था, याद रख लेना। फिर एक बार देख लो कि अगर ए से ये आगे बढ़ रहा तो उसको सूडो फोर्स पीछे लगता, नीचे की तरफ क्या लगता, एम जी। और फिर मैंने कंपोनेंट्स को ब्रेक करके इसको क्या कर दिया, सॉल्व। क्या कर दिया इसको, सॉल्व। यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। ए इक्वल टू जी टैन थीटा। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3m एंड m respectively are connected by a massless and extensible spring. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut. तो ये कटिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को केजी से कट कर दिया। पहले हम लोग काम करते हैं बी का निकाल लेते हैं। तो ब्लॉक बी के लिए क्या होगा, बी को मैंने कट कर दिया तो ये क्या होगा, फ्री फॉल होगा ना। तो जो ब्लॉक बी है हमारा वो ए एक्सेलरेशन से, सॉरी ए इक्वल टू जी से क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। यहाँ तक तो हम लोग को बात सर समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग को ना पहले ए का काम करना है। तो इधर ढंग से समझते कि हो क्या रहा है। फर्स्ट पहले ना इस पे टेंशन निकालते हैं। इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा, और ऊपर की तरफ टी लगेगा। तो फॉर ब्लॉक बी टी इज इक्वल्स टू एम जी। टी इज इक्वल्स टू ब्लॉक बी। ठीक है, अब ए के लिए समझते हैं कि ए के लिए स्टार्टिंग में हो क्या रहा है। ये जो ब्लॉक ए है, नीचे की तरफ टेंशन टी लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, क्या 3mg भी लगेगा, हाँ। और ऊपर की तरफ स्प्रिंग है, ऊपर की तरफ क्या अपनी स्प्रिंग है, उसको kx लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा वो समझते हैं। तो ये जो kx है, ये kx किसके इक्वल होगा, 3mg प्लस tk। तो kx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, kx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4mg। kx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, 4mg। क्या यहाँ तक बात आ रही है समझ में कि kx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी,
4 mg। अब उसके बाद जैसे तुम लोग इसको कट करोगे तो क्या होगा, दूसरा केस देखना, ये मैंने स्प्रिंग को ड्रॉ किया और ये रहा 3m का ब्लॉक। जब मैं स्प्रिंग को कट करूंगा यहाँ का टेंशन जीरो हो गया और स्प्रिंग में अचानक टेंशन जीरो नहीं होता, तो ऊपर की तरफ अभी भी kx लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा 3mg। और जब तुम लोग इसको कट करोगे, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। तो यहां से ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ये ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, kx माइनस 3mg इज इक्वल्स टू 3ma। kx की वैल्यू कितना है 4mg, तो 4mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू 3ma। तो सॉल्व करके a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g/3। ये a का एक्सेलरेशन होगा और ये b का एक्सेलरेशन होगा। b का समझ गए ना, जैसे तुम लोग कट करोगे तो फ्री फॉल करेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में mg नीचे लगेगा और ऊपर t होगा, तो t विल बी इक्वल्स टू mg। और जैसे कट करोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे t और 3mg, और उसको सॉल्व करके kx की वैल्यू मिलेगी। और जैसे तुम लोग कट करोगे टेंशन इसमें जीरो हो जाए, बस स्प्रिंग में जीरो नहीं होगा और अभी भी mg लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा है ना, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा g/3 और g। ओके, इतना। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस पे इसको रखा हुआ है और क्या पूछ रहे हैं ABC को, ये 4 kg 2 kg और 1 kg है। पहला काम बच्चों, एंड F कितना अप्लाई किया हुआ है, F अप्लाई किया हुआ है 14। पहले इस पूरे को सिस्टम मान लो, सिस्टम मानोगे तो कितने का होगा, ये 7 kg का, वही सेम अभी सिखाया था ना। F कितना होगा 14 न्यूटन। F इज इक्वल्स टू ma, तो A कितना मिलेगा F/m। F कितना है 14/7, कितना आएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया ना। नाउ दे आर आस्किंग कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। तो काम करते हैं, A को देख लेते हैं। A को यहाँ से तो कितने का धक्का लग रहा है, क्या 14 न्यूटन का धक्का लग रहा है, हाँ। और जब ये A आगे जाएगा तो B इसको धक्का देगा N से, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। तो क्या लिखेंगे 14 माइनस N इज इक्वल्स टू, A का मास कितना है बच्चों 4 kg, A का मास कितना है 4 kg, तो ये 4A आ जाएगा। यहाँ से 14 माइनस N इज इक्वल्स टू 4A, 8 आ जाएगा ना। तो N यहाँ से कितना आएगा 14 माइनस 8, दैट इज 6 न्यूटन, दैट इज 6 न्यूटन। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ये बात चेक कर लेना, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे, यहाँ पे ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक बलून है जिसका मास m है, तो एक बलून बनाते हैं, इसका मास m है और ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, और a इज लेस दैन g, मतलब अगर नीचे की तरफ mg लगेगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स f लग रहा होगा जो उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर रहा होगा। तो पहली इक्वेशन हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mg माइनस f इज इक्वल्स टू ma। तो f यहाँ से क्या होगा m इंटू जी माइनस ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं या नॉर्मली लिख लेते हैं इसको। यहाँ से f क्या मिलेगा mg माइनस ma, ये मिल जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है इसमें कि अभी ये जो बलून है, ये बलून में हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं m माइनस m डैश, m माइनस m डैश। अब ये a से ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पर अभी भी हम लोग फोर्स क्या लगा के बैठे हैं f, और नीचे क्या लगेगा m माइनस m डैश इंटू जी, m माइनस m डैश इंटू जी। तो अभी इक्वेशन क्या बैठेगा इसका, f माइनस ऑफ क्या आएगा, माइनस ऑफ m माइनस m डैश इंटू जी विल बी इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू ए। चलो क्लास, अब काम करते हैं, इस f की वैल्यू को उठा के रखते हैं। f की वैल्यू को उठाएंगे तो क्या मिलेगा mg माइनस ma, एंड दिस विल बी क्या आएगा बच्चों यहाँ से, दिस विल बी माइनस ऑफ mg प्लस m डैश g इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा इज इक्वल्स टू ma माइनस m डैश ऑफ a।
ओके, क्लियर होगा सब लोगों को यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये प्लस एम जी, ये माइनस एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये प्लस एम जी और माइनस एम जी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर से ये एम डैश वाला जो टर्म है इसको इधर लेके आओगे तो इधर क्या बचेगा, एम डैश इंटू जी प्लस ए। और ये जो माइनस वाला टर्म है ये माइनस इधर चले जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, टू एम ए। क्या आएगा, ये टू एम ए। तो फाइनल आंसर क्या होगा एम डैश का, एम डैश विल बी टू एम ए अपॉन में जी प्लस ए। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सबको आ गया होगा ये दोनों इक्वेशन समझ में। यहाँ पे बस क्या ध्यान रखना था कि f को कांस्टेंट रखेंगे, ये f चेंज नहीं होना चाहिए। जब f को कांस्टेंट रखोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका फर्स्ट स्टेप था और इसका सेकेंड स्टेप था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 ब्लॉक्स है हमारे पास, m, 2m और 3m। और ये जो तीनों ब्लॉक्स है इन ब्लॉक्स पे क्या हो रहा है, क्लास is connected by a string as shown. After an upward force F is applied on the block M. The masses M move with a constant speed. The net force happening on the block of 2M. Net force. चलो अभी समझते हैं F का मतलब क्या होता है फोर्स का। इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt. If speed is constant, if speed is constant तो dv by dt क्या हो जाएगा बच्चों, क्या जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो एफ नेट भी क्या हो जाएगा इस पर जीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो, नेट फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, सबको क्लियर होगा ये वाला, dv by dt स्पीड इज कांस्टेंट, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट। तो एक लिफ्ट बनाते हैं और इस लिफ्ट में ये एक पर्सन हमारा है एंड प्रेसेस द बटन ऑन द कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ओके, ये अपवर्ड है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, टेंशन। हम लोग से यहाँ पे क्या पूछ रहे लोग, टेंशन। ठीक है, अब इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, पर्सन और लिफ्ट को। इस पूरे को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, अगर एक सिस्टम मान लेंगे तो टोटल मास कितना होगा, क्या 1000 हो जाएगा। और इसको भी हम लोग सूडो फोर्स से सॉल्व करेंगे तो सूडो फोर्स में क्या करते हैं बच्चों, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसका उल्टा लगा देते हैं, उसका उल्टा एक्सेलरेशन लगा देते हैं। इसको हम लोग नॉन इनिशियल में सॉल्व कर रहे हैं। अब टी ऊपर लगेगा और नीचे क्या लगेगा, एम जी। समझ आ गया कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ भागेगी तो तुम लोग को फोर्स किधर फील होगा, नीचे। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ भागेगी तुम लोग को फोर्स किधर फील होने वाला है, नीचे। और उसी को मैं सूडो फोर्स से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, T विल बी नाउ इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। तो T को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 10,000 आएगा प्लस एम ए 1 इंटू ये कितना आएगा 1000। तो ऐसा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 11,000। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 11,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी और ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, m इंटू जी इफेक्टिव। और यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, g प्लस ए। क्या होता है ये, g प्लस ए। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। चलो बच्चों अभी ये वाले क्वेश्चन में फिर वही है कि लिफ्ट का मास दिया हुआ है 2000 है, अटेंशन द सपोर्टिंग केबल इज 2, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो काम करते बनाते हैं, लिफ्ट बना के रखा हुआ है, एक टेंशन मान लेते हैं। ओके, अब तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को इसको कहाँ पे मानना है। तो हम लोग काम करते हैं, इसको अपवर्ड मान लेते हैं। तुम लोग डाउनवर्ड मारोगे तो भी चलेगा। और टी इधर है, ओके, और यहाँ से और लिफ्ट का मास कितना है 2000 है, तो नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। अब अगर ऊपर मान रहे तो वही सेम काम, टी विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए। ओके, तो यहाँ से टी कितना है हमारे पास 28000 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू जी प्लस ए। यहाँ से ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 14 विल बी इक्वल्स टू जी प्लस ए। जी की वैल्यू 10 होती है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव आई है तो ये सही है, मतलब ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो ये नीचे जाता, और कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, अ बॉडी इज अंडर एक्शन ऑफ दिस एक्वायर एन एक्सेलरेशन 1 मीटर देन द मास शुड बी। चलो अब यहाँ पे एफ क्या होगा, एम इंटू ए। अब मैं मॉड लगा देता हूँ। तो एफ हम लोग को क्या दिया हुआ है, इट इज़ 6 आई कैब माइनस 8 जे कैब प्लस 10 के कैब। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 10√2 न्यूटन। इसका आंसर कितना आएगा, 10√2 न्यूटन। तो दिस 10√2 विल बी m इंटू 1, एक्सेलरेशन कितना 1 है ना इसका, तो m यहाँ से कितना आ जाएगा 10√2 kg एक्सेलरेशन, सॉरी मास यहाँ से कितना आ जाएगा 10√2 kg। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ओके, क्लियर है सब लोग को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेक्टर यूज किया हुआ है तो उससे सॉल्व हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। A block of mass m is placed on a smooth horizontal wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block. तो यहाँ पे बना के देखते हैं अभी। ये हम लोगों ने ब्लॉक बनाया, ये एंगल थीटा है, ये ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, mg, पीछे की तरफ क्या लगेगा, ma, और इधर की तरफ क्या लगेगा, n, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर ये बात समझो कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, n का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, क्या होगा ये, n cos थीटा। तो यहाँ से n cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, mg के, और n इज द नॉर्मल रिएक्शन, और ये तो फोर्स वेज ब्लॉक पे एग्जर्ट कर रहा है, तो n यहाँ से क्या होगा, mg बाय cos थीटा। n यहाँ से क्या होगा, mg बाय cos थीटा। होप कर तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इधर ये n है तो n का ये वाला एंगल थीटा है ना, तो दिस विल बी n cos थीटा, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। यहाँ से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, mg बाई कॉस थीटा, क्या आएगा, mg बाई कॉस थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इधर क्या दिया हुआ है, अ मंकी ऑफ, क्या बोल रहे थे, अ मंकी ऑफ 20 kg इज होल्डिंग इन अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक when the mass of 20 kg is suspended from it, but it will break if the mass exceed 25 kg, then the maximum acceleration in which the monkey can climb up the rope. चलो ठीक है, तो यहाँ पे रोप है और इधर हम लोग अपना मंकी बनाते हैं, ये मंकी की पूंछ। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टेंशन इस पे झेल सकता है, मैक्सिमम टेंशन ये कितना झेल सकता है इस पे, दैट इज 250 न्यूटन। टेंशन मतलब mg होगा ना, तो ऊपर t मान लेते हैं और मंकी का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, और नीचे क्या मानेंगे हम लोग, mg। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। अब t कितना है, 250 है, मंकी का मास कितना है बच्चों, 20, तो कितना आएगा ये 200 इज इक्वल्स टू ma। तो 50 विल बी इक्वल्स टू, मास कितना है यहाँ पे 20a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा ये, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप कर तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 25 kg मीन्स इट इज 250 न्यूटन, जब हम लोग फोर्स में देखेंगे, और मंकी ऊपर जा रहे तो एक्सेलरेशन a ऊपर, नॉर्मल t ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन लिखा, ये सब लिखा, और फिर लास्ट का आंसर लिखना। बहुत सिंपल सीधे साधे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अ मैन वेट्स 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड।
ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 व्हाट वुड बी इट्स रीडिंग। चलो तो एक मैन बनाते हैं, यहाँ पे रीडिंग मशीन है, यहाँ पे वो मैन खड़ा है। अब इस पे हम लोग क्या देखेंगे, और ये पूरा पूरा की एक लिफ्ट है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसको सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा ना, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। मशीन से क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नीचे की तरफ mg प्लस ma सूडो फोर्स। तो यहाँ से n को याद रखना, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन रीड करती है, मास नहीं, नॉर्मल रिएक्शन को वो मेजर करती है। तो n किसके इक्वल आएगा, mg प्लस ma। अब mg कितना होगा, ये हो जाए, mg यहाँ से कितना होगा 800 kg है ना ये, प्लस एक्सेलरेशन कितना है इसका बच्चों 5, तो ये कितना होगा 5 इंटू 80, 5 इंटू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1200 न्यूटन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1200 न्यूटन। समझ गए होंगे ना, n ऊपर है, mg भी नीचे और ma भी नीचे, तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1200 न्यूटन। ठीक है, चलो बच्चों अब इसके बाद कुछ एम्स के क्वेश्चन देखेंगे अभी, फिर उसके बाद जेईई मेंस के देखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब 100 kg ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली एंड एफ इज अप्लाइड। तो थोड़ा इसको यहाँ पे बनाते हैं। याद रखना एक स्ट्रिंग में क्या होता है, एक ही टेंशन होता है। यहाँ पे एफ है और इधर से क्या दिया हुआ है कि इधर एक पुली बना के रखा हुआ है और यहाँ से एक अटैच्ड है, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 100 kg, और इधर से इस पॉइंट से यहाँ पे एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और इस पी को हम लोग से पूछ रहे लो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एफ है मीन्स दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस होल चेन या होल रो। नाउ दिस सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है तो एफ नेट क्या हो जाएगा इसमें 0, एफ नेट क्या होगा 0। एंड स्ट्रिंग ऑलवेज पुल, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स। तो यहाँ पे हम लोग नीचे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, पहले इधर समझते हैं। अगर इधर f है इधर f है तो इधर कितना होगा बच्चों 2f, इधर कितना होगा 2f, एंड दिस 2f विल नाउ इक्वल्स टू mg। तो 2f किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। नाउ 2f विल बी नाउ इक्वल्स टू मास कितना है 100 इंटू 9.8 इंटू 9.8। तो f को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 490 न्यूटन। f को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 490 न्यूटन। ये आ गया होगा। अगर इधर f है इधर f है तो इधर कितना होगा 2f। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये जो पुली है, ये जो हमारे पास पुली बना हुआ है, इसमें f नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे भी f लगेगा और इधर भी f ही लगने वाला है। ये तीनों स्ट्रिंग्स है ना, और ये तीनों स्ट्रिंग्स क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ ही पुश करेगी, और ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पुश करेगी, इसको ऊपर। ये जो टी है वो कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो टी किसके इक्वल होगा 3f के। समझ आ गया होगा कि यहाँ पे f इधर भी f, तो ये वाली स्ट्रिंग पे कितना लगेगा 2f, एंड दिस 2f इज इक्वल्स टू mg। और यहाँ पे f, यहाँ पे f और यहाँ पे f, तो ऊपर की तरफ कितना होगा 3f। तो दिस t विल बी 3 इंटू f कितना है इसमें 490, कितना है ये 490। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 1470 न्यूटन। यहाँ से आंसर कितना आएगा 1470 न्यूटन। यहाँ से आंसर कितना आएगा 1470 न्यूटन। ओके, क्लियर है वाली बात। हाँ, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोग को, कि यहाँ पे स्प्रिंग इज अटैच टू 2 kg, 3 kg and 1 kg of block in 3 different cases. x1, x2, x3 are the extension in the spring. हम लोग को कुछ नहीं करना है, सारे केसेस में हम लोग को टेंशन को फाइंड आउट करना है। सारे केसेस में हम लोग को किसको फाइंड आउट करना है, टेंशन को। अब एक फॉर्मूला बताता हूँ, नोट करके लिखना कि इफ, नोट करके ये वाला फॉर्मूला लिखना कि T टेंशन जो होता है दैट इज 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ये पुली वाला सिस्टम है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेंशन निकालना होता है, यहाँ का टेंशन T1, T2 और T3। चलो T1 बताओ बच्चों,
ये कितना होगा, ये 2 × 2 अपॉन में 4 × g, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2g। वैसे ही T2 को जब सॉल्व करेंगे, करो जल्दी, T2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये आंसर, जल्दी बताओ बच्चों, T2 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा। G को वैल्यूज को पुट करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा 12/5 × g। फिर जो T3 है, T3 कितना आ जाएगा, T3 आएगा यहाँ पे 4/3 × g। अब ये बताओ कौन सबसे ज्यादा है, 12/5 को सॉल्व करोगे तो इट इज कम आउट टू बी 2.4g, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.3g के आसपास आएगा। तो सबसे ज्यादा T2 है, फिर उसके बाद T1 और फिर उसके बाद T3। अगर टेंशन ज्यादा है तो एक्सटेंशन भी ज्यादा होगा, एक्सटेंशन भी क्या होगा, ज्यादा। इसको ध्यान रख लेना ये वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ओके, आ गया होगा सबको समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एन ऑन द ब्लॉक। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इधर ये वाला ब्लॉक दे के रखा हुआ है, और इस ब्लॉक में F फोर्स आगे की तरफ है, ये F फोर्स आगे की तरफ है। अब जो बेसिक फोर्सेस होते हैं उन सबको भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक बना लेता हूं मैं यहाँ पे, इस टाइप का कुछ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे कितना है बच्चों, थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। इधर जो फोर्स लग रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट थिंग नीचे की तरफ क्या होगा, mg, नीचे की तरफ क्या होगा, mg। अगर ये mg है तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी mg cos थीटा। और आगे की तरफ क्या आएगा बच्चों, mg sin थीटा, आगे की तरफ क्या आएगा, mg sin थीटा। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल, एक मिनट मैं वापस बनाता हूँ, ऊपर की तरफ क्या होने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको n लिख दिया। अब यहाँ पे समझो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा, ये भी थीटा होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारे लिए f cos थीटा, और नीचे वाला क्या होगा, ये वाले पार्ट पे दिस विल बी प्लस f sin थीटा। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ये हमारे पास, तो n विल बी नाउ इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, n विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट। आ गया होगा सबको समझ में, f का कंपोनेंट बनाया, mg का कंपोनेंट बनाया, और नॉर्मल के अलॉन्ग उनको क्या कर दिया हम लोग ने, बैलेंस, क्या कर दिया उसको हम लोग ने, बैलेंस। ओके चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि a pseudo force is an imaginary force which is recognized by a non-inertial frame to explain the physical situation according to Newton law of motion। हाँ, ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है। असली में देखो, जब बस में तुम लोग बैठते हो कोई असली में थोड़ी धक्का लगाता है, ये तो क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। हाँ, pseudo force has no physical origin, yes it is caused by one of the basic interaction in nature, it doesn't exist in the action reaction पे। हाँ, उसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग को वो हमेशा एक आउटवर्ड उल्टी दिशा में देखते हुए मिलता है, कभी वो कैंसिल आउट नहीं होता। अगर बस आगे की तरफ जा रही है तो सूडो फोर्स कहाँ लगता है, पीछे, उस तरह का पार्ट है। अब यहाँ पे ये है कि कौन सा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या असर्शन में बोला है कि जो सूडो फोर्स है वो इमेजिनरी फोर्स है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉन इनिशियल फ्रेम, वो चीज़ भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं दिया कि ये नॉन इनिशियल फ्रेम में ही क्यों होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, जिसमें असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसमें ये नहीं समझा ना नॉन इनिशियल फ्रेम में क्यों लगता है, क्या होता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। यहाँ पे अभी ये एम्स 2017 में पूछा था कि वही फिर असर्शन रीजन वाला पार्ट है। If two bodies of mass m and small m are allowed to fall from the same height, if the air resistance in each of the for each be the same, then both bodies
will reach the earth simultaneously. Both bodies will reach the earth simultaneously. काम करते हैं, एक मास m बना के देखते हैं. एक मास m लग रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस, इसको f मान लेते हैं. यहां से a क्या होगा, नेट फोर्स क्या लगेगा, mg माइनस f अपॉन में क्या आएगा, m अपॉन में क्या आएगा बच्चों, m. यहाँ तुम लोग देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड कर रहा है. एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे. ये भी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है. तो दोनों सेम टाइम में तो नहीं पहुंचने वाले, दोनों सेम टाइम में तो नीचे नहीं पहुंचेंगे. अगर दोनों सेम टाइम में नीचे नहीं पहुंचेंगे तो असर्शन भी गलत हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, डी. समझ गए ना कि mg नीचे लग रहा है और f ऊपर की तरफ लग रहा है. तो जो नेट फोर्स लिखेंगे दैट विल बी mg माइनस एफ बाई एम. और यहाँ पे मास का रिलेशन आ रहा है, अगर मास अलग होगा तो एक्सेलरेशन अलग होगा, अगर एक्सेलरेशन अलग होगा तो दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचने वाले हैं. ओके, चलो आगे अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी of 60 kg is suspended by a mean of string PQR. In the figure shown the tension in the string P. अब कुछ नहीं था, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पे मानेंगे. इधर अभी ढंग से समझते हैं इस पॉइंट पे कहानी क्या होगी. ओके, फर्स्ट इसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके बना दूं, ये कुछ इस तरह बना हुआ है और नीचे की तरफ ये है. इसका मास कितना है अभी के लिए m हम लोग को पता है 60 है. फर्स्ट अगर ये एंगल 30 है सो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 30. दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 30. चलो यहाँ से अभी देखना, ये r दिया हुआ है, ये q दिया हुआ है और ये p दिया हुआ है. r का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, और cos 30. तो ये जो p है इट इज नथिंग बट p क्या होने वाला है, r cos, p क्या होगा, r cos 30. ठीक है, उसके बाद r का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, r sin 30. इधर q लग रहा है ना, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है q. तो r sin 30 इज इक्वल्स टू q, नीचे की तरफ लगेगा ना. अब ये वाले ब्लॉक पर आओ, इस ब्लॉक पे बात करते हैं. इस ब्लॉक पे q ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे कितना लगेगा, और नीचे बताओ, नीचे हम लोग मान लेते हैं इट इज एक्टिंग 60g. नीचे कितना लगेगा, 60g. ओके, नीचे कितना लग जाएगा, 60g. तो इधर से अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर से अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि q विल बी इक्वल्स टू 60g. अगर q 60g है तो r कितना मिलेगा बच्चों, r कितना मिलेगा, r मिल जाएगा हम लोग को 120g. साइन 1/2 होता है ना, अरे जो साइन है वो कितना होता है, 1/2 होता है, और इधर कितना है 60 है, वो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा. अब r की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, p विल बी नाउ इक्वल्स टू 120g इंटू cos 30 मतलब कितना, √3/2. तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 60 रूट, तो इसका आंसर कितना आएगा 60√3. दैट इज 60 इंटू 1.73g. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका आ जाएगा आंसर 103.9g के आसपास. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सबको आ गया होगा कैसे सॉल्व किया हुआ है. अगर ये एंगल 30 था तो मैंने ये एंगल को भी क्या लिया 30, फिर cos थीटा sin थीटा, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या किया, बैलेंस किया. ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट आ सकता है हमारे पेपर्स में. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, सारी चीज़ें क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो उनमें कुछ भी नहीं है. देन द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस. इसको भी बना लेते हैं. ये इधर दिया है, यहाँ से पुली अटैच किया हुआ है, ठीक है, और ये नीचे ऐसे करके जा रहा है. ये 1 kg दिया हुआ है और ये भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 kg. द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या पूछ रहे हैं लोग हम लोग से, द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, तो काम करते हैं कि
यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ए इधर मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन इधर टी ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे क्या लगेगा एम जी। तो क्या लिख सकते हैं 10 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इधर जब देखेंगे तो टी आगे की तरफ जा रहा है ना, तो टी जो टी हमारे पास होगा वो क्या होगा, टी विल बी इक्वल्स टू ए। टी किसके इक्वल होगा, ए के। यहाँ से ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 10 विल बी इक्वल्स टू 2a। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको इधर पुट करेंगे तो टी कम आउट टू बी 5 न्यूटन। टी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 5 न्यूटन के। जैसे ऐड कर लेना तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा बस। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, डी। ओके, सबको आ गया होगा ये वाला पार्ट समझ में। चलो अब नेक्स्ट करते हैं आगे। ये एम्स 2016 में पूछा था बच्चों। अभी एम 2019 का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अ क्लॉथ कवर्स अ टेबल, सम डिशेज आर केप्ट ऑन इट। और उसके बाद क्या दिया, इफ द क्लॉथ कैन बी पुल्ड विदाउट डिसलॉकिंग द डिशेज फ्रॉम द टेबल। हाँ सही बात है, ये भी सही है। अब फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं तो ये तो बेसिकली न्यूटन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये थर्ड लॉ हो जाएगा। ये न्यूटन का क्या होगा, ये थर्ड लॉ। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ कि वो जो डिस्क रखी थी और जो क्लॉथ था ये रेस्ट पर था, ये किस पर था, रेस्ट पर था। और जैसे ही इसको खींचा तो इसकी टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट पे आने के लिए थी, इसके लिए नीचे आ गया विदाउट एनी डिसलोकेटिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ऑब्वियसली बात है कि ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होप करता हूँ सबको समझ में आएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक रॉकेट है और ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट इज पुशिंग मूवड बाय द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड। ठीक है, रॉकेट मूव्स अपवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड्स। हाँ सही बात है। इट डिराइव द नेसेसरी थ्रस्ट टू मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज़ देखेंगे कि जो रॉकेट है हमारे पास, वो रॉकेट क्या करता है, एक बैकवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। जब ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है तो रॉकेट कैसे मूव करता है, ऊपर की तरफ। हाँ, क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। हाँ, इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। और वो कौन ही बताता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ जाएगा, फर्स्ट, कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, क्लियर होगा सब लोग को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक कार्ट है जो 2 मेट्रिक टन्स का है एंड उसमें एक सैंड ऑफ 1 मेट्रिक टन इज इनसाइड। नाउ द कार्ट ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कार्ट एंड सैंड स्टार्टेड टू लीक आउट एट अ रेट ऑफ 0.5 kg per second. What is the velocity of cart when the total sand has come out? चलो तो पहले काम करते हैं कि पहले एक्सेलरेशन को लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, F/a लिखेंगे। लेकिन इधर तुम लोग चेक करना कि टाइम के साथ मास क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो मास कम हो रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm/dt। उसको अभी के लिए म्यू लिख लेते हैं। तो इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू एट टी इक्वल टू 0 जो मास इसको m0 मान लेते हैं, और कुछ t इक्वल टू टी में इसको क्या मान लेते हैं, dm/dt इंटू टी। ओके, यहाँ पे बात आ रही है समझ में कि एट t इक्वल टू 0 पे m0 मान लेते हैं। ये तो जो मास m होगा दैट विल बी m0 माइनस म्यू इंटू टी। आ गया होगा ये बात समझ में कि टाइम के साथ बच्चों क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, मास क्या हो जा रहा है इसमें, कम। म्यू को क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, dm/dt।
चलो उसके बाद देखना, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, dv बाई dt विल बी इक्वल्स टू m अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू टी। इधर से dv, इधर से dv क्या होगा, dv विल बी f dt अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू टी। अब बाद में क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट। बच्चों 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। तो यहाँ से एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, एट टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कुछ v था। तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी, ये अब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा v, कहाँ से 0 से लेके यहाँ तक, f बाहर आ जाएगा और इसका म्यू भी इधर आएगा लॉग टू द बेस e, और इधर क्या बचेगा, एम नॉट माइनस म्यू टी। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके t तक। कहाँ से लेके कहाँ तक आएगा बच्चों, ये आएगा 0 से लेके t तक। फिर अब इसमें और बाहर एक क्या आएगा, माइनस भी आएगा ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, f बाई म्यू, इधर एक माइनस भी है, लॉग टू द बेस सी। एक बार t पुट करोगे तो क्या आएगा, म्यू माइनस टी एंड माइनस ऑफ क्या आएगा, और जब 0 पुट करोगे तो आएगा लॉग टू द बेस ई एम नॉट, क्या आएगा, एम नॉट। अब इधर से f बाई म्यू माइनस इधर आएगा तो क्या बचेगा, लॉग टू द बेस ई एम नॉट माइनस लॉग टू द बेस ई एम नॉट माइनस म्यू टी। तो फाइनल आंसर v का क्या हो जाएगा, f बाई म्यू लॉग e, और इधर क्या आएगा, एम नॉट अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू टी, होप करता सबको ये वाला स्टेप आ गया होगा समझ में, पूरा इंडिकेट करके दिखाया। इधर इसका जो कोएफिशिएंट था बच्चों, इसका कोएफिशिएंट क्या था, माइनस म्यू था ना, तो इधर एक माइनस आ जाएगा। देन उसके बाद फिर लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे, इधर माइनस था तो माइनस, और फिर लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ से हम लोग को आ गया। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 न्यूटन। म्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 0.5 kg पर सेकेंड, और जो एम नॉट है उसको 2 लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में 2 मेट्रिक टन है ना, तो उसको वही रख देते हैं। सैंड उसमें कितना इनिशियली 1 मेट्रिक टन का है। नाउ फोर्स कितना लग रहा है उसमें, स्टार्टिंग में 2 मेट्रिक टन का, फिर कितना हो गया 1 मेट्रिक टन का बचा। मतलब जो एम नॉट माइनस म्यू टी है वो कितना है हमारे पास, 1, वो हमारे पास कितना है, 1। तो यहाँ से क्या क्या आंसर आएगा, 10 अपॉन में 0.5 लॉग टू द बेस ई, एम नॉट कितना है 2, और कितना कम हो गया 1। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, 20 इंटू लॉग टू द बेस ई, कितना होगा ये 2, तो इट इज 20 इंटू 0.6, कितना ये 0.6। तो यहाँ से रफली आंसर, यहाँ पे इसका जो आंसर हम लोग को बैठेगा वो ये 12 से कुछ ज़्यादा आएगा, 12 से स्लाइटली ज़्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ए। ऊपर तो समझ में आ गया कि मास कम होगा, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है, फिर डी वी, फिर इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करके लास्ट फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन था। चलो अब आगे बढ़, इधर मैन ऑफ एम इज टाइड to a top of 2 identical pole pieces of height h. A massless string of equal length, the mass is at a height h above the ground at equilibrium. If the distance between the pole is L, the tension in each string will be. Okay, तो काम करते हैं कि इसको ड्रॉ करते हैं। पहले ग्राउंड बनाते हैं, ये हमारे लिए ग्राउंड हो गया। उसके बाद ये हमारे पास 2 पोल के पीसेस हैं, तो इन 2 पोल्स के पीसेस को बनाते हैं। और जो पोल के पीस है इनका जो पूरा हाइट है वो कितना है बच्चों, h। इनका पूरा हाइट कितना है, h। और बीच में, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, l। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस l। और क्या बोल रहे हैं लोग कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका मास है कैपिटल M, और बच्चों इसका यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है, दिस हाइट इज स्मॉल h। ये हाइट कितना है इसमें, स्मॉल h। ओके,
इज अबव द ग्राउंड इन इक्विलिब्रियम। इफ द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल एच को कैपिटल एच से कम ही माना है क्योंकि ऑप्शन में हर जगह कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच दिया ना। चलो अब इधर क्या करेंगे, यहाँ से एक रस्सी बांध के रखी हुई है और ये जो रस्सी है उसका हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, टेंशन। इस रस्सी का हम लोग से क्या पूछा जा रहा है बच्चों, टेंशन। तो बताओ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इधर टी लगेगा और इधर भी क्या लगेगा, टी। दिस एंगल इज टीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस टीटा, और ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, टी कॉस टीटा, तो कैंसिल हो जाएगा ना। और नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी, और ऊपर की तरफ इन दोनों टी की वजह से क्या होगा, 2t साइन टीटा। क्या आएगा, 2t साइन टीटा। तो इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं 2t साइन टीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, एम जी अपॉन में 2 साइन टीटा। अब टीटा निकालना है, तो ये ट्राइंगल देखो, तो ये ट्राइंगल देखना कि ये ट्राइंगल में अभी क्या होगा। फर्स्ट ये ट्राइंगल में जो ये वाला लेंथ है वो कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये लेंथ कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। उसके बाद ये जो लेंथ है यहाँ पे बच्चों, ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी L/2 ना, पूरा L है, ये पूरा लेंथ L है ना, तो इसका आधा कितना होगा, आधा कितना होगा L/2, और ये भी यहाँ पे कितना होगा L/2। ओके, तो ये कितना होगा, ये होगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर, एंड दिस एंगल इज टीटा। तो फाइनल आंसर टी क्या होगा, mg अपॉन में 2। साइन टीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट क्या है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये अपोजिट है। और एडजेसेंट साइड क्या हमारे पास, एडजेसेंट साइड ये 2 इधर है, एडजेसेंट साइड क्या होगा, एडजेसेंट विल बी अंडर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर। एक तो ये एंगल टीटा ही निकालने का था और कुछ नहीं था, कॉस टीटा तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जिसमें L/2 ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन, ये सब भी नीट वाले रिसेंट के पेपर्स में आ सकता है अगर वो लोग इतना लेवल बढ़ा रहे तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो। चलो बच्चों अब ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल वेट्स ऑफ 3 kg इज हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो पहले काम करते हैं, इसको पूरा सिस्टम मान लेते हैं। तो इधर कितना होगा बच्चों, इधर होगा 3 kg और यहाँ पे इस वाले में कितना होगा 6 kg। इधर लगेगा 6g और इधर की तरफ कितना लगेगा 3g। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a नीचे और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर है। तो इधर से क्या मिलेगा हम लोग को, a विल बी नेट फोर्स कितना होगा 6g माइनस 3g अपॉन में टोटल मास कितना होगा 9। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 30/9। एक्सेलरेशन यहाँ से कितना होगा 30/9। उसके बाद देखो अब ये स्ट्रिंग से जो ये दोनों मासेस लगे हुए हैं इसमें से एक मास को पकड़ लेता है। इस मास में हम लोग देखेंगे तो जो टेंशन है वो T ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है mg, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो mg ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। mg कितना होगा 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30/9। तो इधर से कितना आएगा 30 माइनस टी, दिस कम आउट टू बी 10। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 20 न्यूटन। टी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 20 न्यूटन। आ गया होगा सबको समझ में कि कैसे करना है। पहले पूरे को सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालिए और फिर टेंशन निकाल लिया, तो 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। चलो अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। इधर हम लोग यूज करेंगे लैमनिस थ्योरम को। तो ये लैमनिस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो साइड अपॉन उसका एंगल, मतलब P अपॉन में साइन टीटा 1 इज इक्वल टू Q के अपोजिट क्या है टीटा 2, तो Q अपॉन में साइन टीटा 2 इज इक्वल टू R अपॉन में साइन टीटा 3। ओके, अब इधर से हम लोग को किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इधर हम लोग से पूछ रहे आर इन कोप्लेनर फोर्स आर एक्टिंग आर इन इक्विलिब्रियम, देन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू हम लोग से लोग क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। तो
इधर से अभी हम लोग क्या करेंगे उस पर समझते हैं। तो P अपॉन में साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन में साइन थीटा 3। P कितना दिया हुआ है? P हम लोग को दिया हुआ है 1.931 अपॉन में साइन थीटा 1। तो साइन थीटा 1 कितना होगा? साइन थीटा 1 ये कोई बताएगा कि यहाँ पे ये जो साइन थीटा 1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.96। कितनी है? 0.96 इज इक्वल्स टू अब ये सॉल्व करता है। साइन 150 कितना होगा बच्चों? इसको ऐसे ले सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस 30। तो इधर से ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2। तो इधर से जो साइन थीटा 3 वो आ जाएगा 1/2 इंटू आर, 1/2 इंटू आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 1.93 अपॉन 0.96 इंटू 1/2। ये देख रहे होगे ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल जाएगी? 1। क्लियर है सब लोग को ये वाला? साइड अपॉन में उसका एंगल, और इसके मैंने इसको और इसको यूज़ किया। पी और साइन थीटा की 1 की वैल्यू दी थी और थीटा 3 निकाल लिया, 150 दिया ना, दैट इज 30, दैट इज 1/2। और इसको सॉल्व करके निकाल लिया तो आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया यहाँ से आंसर? 1। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेटलेस। तो ऐसा मानते हैं कि वो जो एलिवेटर में बंदा खड़ा है, mg कहाँ लग रहा है? नीचे। अगर लिफ्ट ए से नीचे जाएगी तो उसको क्या फील होगा? इसको फील होगा एक सूडो फोर्स कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। कहाँ फील होगा ये? ऊपर की तरफ। तो इधर तो ये जो लिफ्ट है वो कहाँ जानी चाहिए? नीचे। ये अपवर्ड है, ये नहीं होगा। हाँ, इट शुड बी मूव डाउनवर्ड विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। और यहाँ पे ए भी किसके इक्वल होना चाहिए? g से। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। इसमें इसको नहीं मिलेगा। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाना चाहिए, तब जाके इसको वेटलेस कंडीशन फील होगी। ओके, अभी कुछ जेई के पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये जेई मेंस 2023 का है। इसमें क्या दिया हुआ है? द मोमेंटम ऑफ पीटी, मतलब पीटी कब दिया हुआ है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द मैग्नेट ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम एंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, एफ इज नथिंग बट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? dp/dt। क्या लिखेंगे? और मैग्नीट्यूड बोला गया तो इधर मॉड लगा लेते हैं। चलो पहले बताना कि स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है? जिसका ज़्यादा स्लोप होगा, दिस एफ इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है? क्या सी का है? तो एफ मैक्सिमम किसका होगा? एफ मैक्सिमम किसका होगा बच्चों? क्या सी का होगा? हाँ, स्लोप सबसे ज़्यादा है ना, ये एंगल देख रहे हो, स्लोप सबसे ज़्यादा है। उसके बाद स्लोप सबसे कम किसका है बच्चों? स्लोप सबसे कम किसका है? क्या बी का है? हाँ, बी का तुम लोग स्लोप देख पा रहे हो, बहुत कम है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन किसका सबसे ज़्यादा है? सी का, और सबसे कम किसका है? बी का। व्हाट दे आस्किंग, मैक्सिमम इज सी एंड मिनिमम इज बी। होप होगा सबको क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन है कि जब पढ़ेंगे तो शायद कन्फ्यूजन आ जाए, बट इतना ही बेसिक इसमें करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को कि एक 1 kg है और एक 4 kg है और एक पी है। ये भी मेरे को लग रहा है कभी ना कभी वापस एक बार नीट में लोग पूछ ले। फ्रिक्शनलेस है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? टेंशन। इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों? mg साइन थीटा। और इधर भी नीचे क्या लगेगा? mg साइन थीटा। इधर थीटा 1 लिख लेते, इधर थीटा 2 लिख लेते। मान लेते डायरेक्शन कि 4 kg की वजह से नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर है। तो जब मैं ए लिखूंगा तो एफ नेट क्या लिखूंगा वो समझो, 4g इंटू साइन 60, 4g इंटू साइन 60 माइनस 1g इंटू साइन 30 अपॉन में टोटल मास कितना है इसका?
5, कितना आएगा सॉल्व करके? ये आ जाएगा हम लोग को 20√3 माइनस ये आ जाएगा 5 अपॉन में कितना आएगा 5. तो दिस ए विल बी 4√3 माइनस 1. ए विल बी 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आ गया होगा सबको समझ में? लेकिन हम लोग से ये नहीं पूछ रहे, हम लोग से पूछ रहे कि भाई टेंशन बताओ. तो इस ब्लॉक पे टेंशन निकालते हैं. अगर इसका ए ऊपर है तो टी भी ऊपर की तरफ होगा ना. तो क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ. टी माइनस 1g इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए. तो यहाँ से टी माइनस क्या होगा? ये टी माइनस ये कितना हो जाएगा? ये बच्चों हमारे पास होगा 5. ये हमारे पास क्या होगा? 5. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4√3 माइनस 1. दिस t कम आउट्स टू बी 4√3. ये 5 उधर जाके प्लस, तो प्लस हो जाएगा. तो 4 कॉमन लोगे तो आंसर कितना आएगा? √3 माइनस 1. क्या आएगा? √3 प्लस 1. तो टेंशन का जो तुम लोग को वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा √3 प्लस 1. ऊपर तो सबको आ गया होगा ये वाला पार्ट समझ में? ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग को शायद पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं कैलकुलेशन वाले, तो कर लेना. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा है. ठीक है. इसमें क्या दिया हुआ है? अ सिस्टम ऑफ 10 balls each of mass 2 kg is connected by a massless unstretchable string. The system is allowed to slip over the edge of smooth table as shown. The tension between the 7th and the 8th when the 6th ball just leave the table. मतलब यहाँ पे 4 बॉल्स है और बाकी जो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 वो नीचे की तरफ है. तुम लोग बताओगे जो एक्सेलरेशन आएगा वो इन 6 बॉल्स की वजह से आएगा क्योंकि ये पुल करके इनको नीचे लेके जा रहे हैं ना. सो दिस विल बी एफ नेट अपॉन में टोटल मास. एफ नेट कितना होगा? क्या ये 6 mg हो जाएगा? और टोटल मास कितना होगा? टोटल मास बताओ. टोटल मास में 10 m लिख सकता हूँ. सारे बॉल का मासेस अगर मैं mm रख लूँ, m कितना दिया हुआ है? 2 kg. तो यहाँ से जो a तुम लोग को निकल के आएगा, m से m कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इधर ढंग से समझो कि ये 7th बॉल है, इधर 6th है और बाकी सारे रिमेनिंग नीचे. ठीक है. क्या 7th बॉल a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है? हाँ. और इधर टेंशन क्या लग रहा है? t. इधर बच्चों जो टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पे? t. ओके. ये 7th बॉल के लिए हो जाएगा. जो 8th वाला बॉल है, 8th वाले बॉल के लिए क्या होगा? यही टेंशन के आगे की तरफ लगेगा. हाँ. और बाकी सारे बॉल्स इधर की तरफ है और जो 8th वाला बॉल है वो आगे की तरफ जा रहा है. अब इस पूरे को मैं क्या करता हूँ? एक सिस्टम मान लेता हूँ. अगर इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो ये कितना होगा? ये 3m होगा. इधर टेंशन t लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन a आगे की तरफ है. तो दिस t विल बी इक्वल्स टू 3m है. होप कर तो सबको आया होगा समझ में कि जो ये 8th वाला बॉल है ये आगे की तरफ जा रहा है टेंशन t से. इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ ना, क्योंकि इस धागे को, इन तीनों को तो एट द एंड तो इस धागे को सबको ही लेके जाना है. तो t विल बी नाउ इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 6. तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा इसका? 36 न्यूटन. कितना आंसर आएगा इसका? 36 न्यूटन. तो उन सबको मैं क्या कर सकता हूँ? एक सिस्टम जैसे मान सकता हूँ. सिस्टम क्या होगा? ये सबको साथ में आगे लेके जाएगा, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला. कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नीचे वाला पार्ट है उसी को एफ नेट ले लेना और मास से डिवाइड कर लेना. ओके. चलो क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल ऑफ m इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p starting at t equals to 0. F is equals to kt. Acts in the same direction on a moving particle during an interval t. So its momentum changes from p to 3p and k is constant. Then find the value of t. चलो अब ऐसे लिखेंगे dp by dt क्या होगा हमारे लिए? dp by dt क्या होगा? f. और बच्चों ये जो f है, f की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ है? kt. f की वैल्यू क्या दिया है? kt. तो यहाँ से dp बाई dt विल बी इक्वल्स टू kt. ये dp क्या होगा? kt इंटू dt. अब जो नीट वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत जनों को इंटीग्रेशन की दिक्कत होगी, तो सब लोग इंटीग्रेशन
सीख के रखो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स पे बताओ, मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है बच्चों, एट टी इक्वल टू 0 पे इसका मोमेंटम क्या है, p। तो एट टी इक्वल टू 0 इसका मोमेंटम p है, और कैपिटल T पे इसका मोमेंटम कितना है, 3p। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, p से लेके 3p, दिस विल बी इक्वल्स टू k। इधर क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके कैपिटल T तक, तो ये कितना आएगा, 2p विल बी इक्वल्स टू k। ये आ जाएगा कैपिटल T स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तुम लोग को t आ जाएगा, दिस विल बी t अंडर रूट p बाई के, दिस विल बी t अंडर रूट t बाई के, p बाई के, सॉरी t बाई के नहीं, p बाई के। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट, ठीक है। तो ये भी खैर छोटा इंडिकेशन वाला, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैंने एक और बार एक मंकी का क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि अगर नीट में थोड़ा बहुत पूछ सकते तो शायद, सॉरी जेई में अगर पूछ सकते तो नीट में भी इसके चांसेस है। अ मंकी ऑफ मास 50 kg climbs on a rope which can withstand tension T. If monkey initially climbed down with an acceleration of 4, then climbs up with an acceleration of 5, choose the correct option. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वही अपना मंकी को ड्रॉ करते हैं। ये मंकी पूछ आ गई इसकी, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली मंकी नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, इसका mg भी नीचे लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन t। अगर नीचे जा रहे हो तो mg ज़्यादा होगा ना, तो mg माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। अब मंकी का मास कितना है बच्चों, 50, तो ये कितना आएगा, 500 माइनस t विल बी इक्वल्स टू, कितने से जा रही है, नीचे से 4 जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, 50 इंटू 4, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 300 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, 300 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वेट कितना झेल सकता है, 350, तो वो नीचे जा सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकता है। रोप ब्रेक नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, रोप ब्रेक नहीं होगा। अब काम करते हैं, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये जो मंकी है, अब इस मंकी को हम लोग काम करते हैं अभी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब मंकी को जब टेंशन टी अभी भी ऊपर लग रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन और नीचे क्या मानेंगे, mg। अब नाउ t विल बी इक्वल्स टू mg प्लस ma2, तो यहाँ से कितना आएगा, 500 प्लस 250, तो टेंशन यहाँ से कितना होगा, 750 न्यूटन। टेंशन यहाँ से कितना होगा, 750 न्यूटन। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि मैक्सिमम कितना झेल सकता था वो, क्या मैक्सिमम 350 झेल सकता था, और लेकिन यहाँ पे आ कितना गया, 750। अगर 750 आ गया तो जो रोप है वो फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रेक। जो रोप है वो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ब्रेक हो जाएगा। वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, जो रोप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ। तो ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ये गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे 300 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, 750। यहाँ पे कितना आ रहा है, 750, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन रोप जरूर क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, चलो बच्चों अभी ये वाले में देखना क्या दिया है। अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड इज कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ओवर स्मूथ पुली, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ 8 kg टू रीच डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा काइनेमेटिक इस सब का है, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेराइटी तुम्हारे लिए उठा है और मॉडरेट रखा है कि सब बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। पहले ये याद रखना, समीशन टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। समीशन टी डॉट ए क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे है। तो इधर देखो, इसको टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, अगर इधर टेंशन t है तो इधर भी बच्चों टेंशन क्या होगा, इधर भी टेंशन t होगा ना, तो इधर टेंशन कितना हो जाएगा, 2t, इधर टेंशन कितना होगा, 2t। अब यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन सेम है ना, तो t डॉट a1, इधर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा बट ये नीचे जा रहा है, तो माइनस t डॉट, ये t डॉट कितना हो जाएगा, माइनस ये t डॉट कितना हो जाएगा, 2t, सॉरी माइनस ये कितना होगा बच्चों,
ये होगा 2t.a2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 इज इक्वल्स टू 2a2, a1 इज इक्वल्स टू 2a2। चलो ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इधर पहले दिखते हैं, इधर फर्स्ट 2 kg के लिए क्या लिखोगे, 2 kg के लिए t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a1, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा ना। इस वाले के लिए क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इधर कितना लगेगा 80 माइनस 2t, 80 माइनस 2t इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 8a2, इज इक्वल्स टू 8a2। इसको काम करते इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इसको काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको काम करो अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2t माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू 4a1। और a1 होता क्या है, a1 बच्चों क्या होता है, a1 इज नथिंग बट 2a2। तो यहाँ से क्या आएगा 2t माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू 8a2। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। सबको समझ गया होगा ना। इसको क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया और ये 4a1 हो गया। उसके बाद इस a1 की जगह लिखा है मैंने, इस a1 की जगह 2a2, तो कितना हो जाएगा ये 8a2। समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है। अब यहाँ से तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 80 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 8a2, और दूसरा इक्वेशन है 2t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8a2। ऐड करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, 40 विल बी इक्वल्स टू 16a2। तो ये जो a2 है वो कितना मिलेगा 10/4, ठीक है। ये कितना मिलेगा हम लोग को 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगा सब लोग को यहाँ तक, ढंग से एक बार देखो, ठीक है, कि क्या हो सकता है। समीशन निकाल के एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम है तो प्लस लिखना, टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो बच्चों माइनस लिखना। देन अब तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिला ना, लेकिन हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, टाइम। हम लोग से क्या पूछ रहे लोग, टाइम। इनिशियली रेस्ट पर मान लेते हैं, इनिशियली किस पर मान रहे थे, रेस्ट पर। तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। तो यहां से अभी क्या मिलेगा, s को क्या लिखेंगे, s विल बी 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 विल बी इक्वल्स टू हाफ। a कितना है हमारे पास 10/4, ये हमारे पास 10/4 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा अभी, ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख लेते हैं। 2/10 विल बी इक्वल्स टू 10/8 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 16/100। तो टी यहाँ से कितना आएगा 4/10, 4/10 मतलब 0.4, 4/10 मतलब कितना होगा ये 0.4 सेकेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, शायद नीट इसको घुमा फिरा के तुम लोग को पूछ ले कभी। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन बनाई है, फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया, ठीक है, एंड देन एक्सेलरेशन निकाला है, और फिर उसके बाद s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। चलो ये वाला देखना अभी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसिडर फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिन मासलेस रॉड AB and AC as shown. A vertical force P of magnitude 100 Newton is applied at point A of the frame. Okay. Suppose P resolve parallel to the frame of AB. ये AB और AC के parallel में the magnitude of the resolved component along the arm AC is x Newton. Then the value of x is equal to, यहाँ पे P कितना दिया हुआ है हम लोग को 100, P कितना यहाँ पे दिया हुआ है 100। तो क्या करेंगे हम लोग को एक फोर्स जो किसके अलॉन्ग होगा AC के अलॉन्ग। तो पहले डायग्राम पर आओ, इस डायग्राम पे पहले एक लाइन किस तरह खींचता है, रेड पेन से देखो, पहले एक लाइन कुछ इस तरह हम लोग खींचेंगे, ठीक है। ये जो पूरा एंगल ये कितना होगा, ये 90 हो गया। अगर ये 90 होगा तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा
55, ये एंगल कितना होगा 55। अब अगर मैं एक ट्राइंगल को कंप्लीट करूं, अगर दिस एंगल इज 55, सो दिस एंगल विल बी 35 डिग्री, दिस एंगल विल बी 35 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा कि P नीचे लग रहा है एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, P cos 35 डिग्री। ये क्या होगा, P cos 35 डिग्री, क्योंकि P का ये वाला कंपोनेंट ही AC के अलॉन्ग है। ये क्या होगा, P cos 35 डिग्री, क्योंकि देखो ढंग से बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व कंपोनेंट अलॉन्ग AC, किसके अलॉन्ग पूछ रहे, AC के, मतलब P का वो कंपोनेंट ले रहे जो किसके अलॉन्ग है, AC के अलॉन्ग है। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा, P cos 35 डिग्री। यहाँ से क्या आंसर आएगा, P cos 35 डिग्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos 35 कितना है, 0.819। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P कितना है हमारे पास 100, P कितना है 100 इंटू cos 35 दैट इज 0.819, तो यहाँ से कितना आएगा 81.9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 82 न्यूटन। ओके, या ये सिर्फ इसलिए लिया कि थोड़ा हम लोग का एंगल का भी आइडिया हो जाए, कभी एंगल्स पे घुमा फिरा दिया तो, और कुछ नहीं। क्लियर है इतना ये वाला, ठीक है।